हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्क्यूमिनियम केमिस्ट्री क्लासेस पर। लास्ट वीडियो में जो है हमने स्कूल लेक्चरर के सॉल्यूशन के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट एग्जाम में जो सॉल्यूशन के क्वेश्चन आए हुए हैं जो कि डिफरेंट कंसेप्ट पे हैं, जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़े थे वो आज हम करने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दे रखा है, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन द वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन डिजोल्व इन 1 लीटर वाटर इज। अब ये कह रहा है कि यहाँ पर टेम्परेचर इसने फिक्स दे दिया कितना, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और कह रहा है 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है। क्या है? 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, मतलब प्रेशर दे रखा है जिसको मैं P1 कह देता हूँ। कितना दे रखा है आपके? 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर दे रखा है। ठीक है, 1 ATM लिख देता हूँ इसको मैं। ठीक है, किसका है? नाइट्रोजन गैस का प्रेशर है। ऑफ नाइट्रोजन द वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन डिजोल्व इन 1 लीटर वाटर। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम है सॉल्वेंट का वो कितना दे रखा है? यूनिट दे रखा है, मतलब 1 लीटर दे रखा है। यूनिट वॉल्यूम दे रखा है 1 लीटर इज 1.65 इंटू 10⁻³ ml। तो यहाँ पर मान लीजिए इसको अगर मैं सॉल्युबिलिटी कहूँ या m के फॉर्म में शो करूँ तो इसको मैं कह सकता हूँ m1 = 1.65 इंटू 10⁻³ ml। ठीक है। दूसरी बात ये कह रहा है, व्हाट शैल बी द वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन डिजोल्व एट सेम टेम्परेचर बट 5 एटमॉस्फेयर प्रेशर। अब ये कह रहा है कि अगर आप प्रेशर को P2 कितना कर दे 5 एटमॉस्फेयर तो M2 कितना आएगा, ये इसका क्वेश्चन है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है ये हेनरी लॉ के कंसेप्ट पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? हेनरी लॉ के कंसेप्ट पे बेस्ड है। अब हेनरी लॉ जो है वो क्या कहता है? M इज प्रोपोर्शनल टू P। हेनरी लॉ क्या कहता है? M इज प्रोपोर्शनल टू P। इसका मतलब आप कह सकते हो M2/M1 = P2/P1। तो फाइनली हो जाएगा M2 = P2/P1 इंटू M1। अब बेसिक डिफरेंस ये है कि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि यहाँ पर हेनरी लॉ क्या कहता है कि जो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस है, कोई भी गैस को आप डिजोल्व कर रहे हो लिक्विड में, तो वहाँ पर हेनरी लॉ कहता है कि जो सॉल्युबिलिटी है गैस की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? प्रेशर ऑफ द गैस के। अब यहाँ पर जब आप फॉर्मूला लिखते हो M इज प्रोपोर्शनल टू P, तो जो मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई थी या जो बुक में दे रखा है, M का मतलब क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का मतलब गैस डिजोल्व्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, ये M का मतलब दे रखा है। लेकिन अगर हम फिर भी थोड़ा सा रिलैक्सेशन रखें, मतलब हम केवल ये बात करें सॉल्युबिलिटी की बात है, अब वो सॉल्युबिलिटी मास में भी दे सकता है, यहाँ पर मान लीजिए हमने वॉल्यूम में दे दी तो वॉल्यूम में मान लेते, तो यहाँ पर M1 जो है वो किसने दे दिया कि सॉल्युबिलिटी जो है वो इतने वॉल्यूम जो है नाइट्रोजन जो है डिजोल्व होगी। मान लीजिए कि ये सही है एक बार को। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना कि अगर आपको M1 दे रखा है आपको M2 निकालना है। M2 कैसे निकालोगे? P2 की वैल्यू 5 है, P1 की वैल्यू 1 है, इंटू M1। M1 की जो वैल्यू कितनी दे रखी है? 1.65 इंटू 10⁻³ ml। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। हालांकि ये क्वेश्चन जो है RPSC ने डिलीट कर दिया था। उसके दो रीज़न हो सकते हैं। एक रीज़न ये कि इसका जो एक्चुअल आंसर आ रहा है वो हो सकता है ऑप्शन में ना हो। दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि जो सॉल्युबिलिटी है, मैंने आपको बताया अभी कि M जो है वो क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पर उसने M की जगह वॉल्यूम दे दिया, सॉल्युबिलिटी किस में बता दी कि वॉल्यूम बता दी कि भाई इतना वॉल्यूम डिजोल्व हुआ। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर आप क्या करिए, मुझे केवल आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा और वो ऑप्शन में है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एट अ गिवन टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस in a liquid is directly proportional to the partial pressure of the gas over the solution. This is known as। देखिए यहाँ पर मैंने आपको क्या कहा कि हेनरी लॉ जो है दो तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। एक तो सिंपल, कब? जब एक ही तरह की गैस है। तो एक ही तरह की गैस है तो हम हेनरी लॉ क्या कहते हैं कि M इज प्रोपोर्शनल टू P। ये हेनरी लॉ है जब एक तरह की गैस है। तो हमने क्या कहा कि जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? उस गैस के प्रेशर के। अब अगर मान लीजिए कि गैस जो है वो एक से ज़्यादा है, गैस जो है वो एक से क्या है? ज़्यादा। मैंने कहा A गैस है और B गैस है, तो अब जो आप प्रेशर लगा रहे हो ओवरऑल गैस का, वो प्रेशर दो गैस की वजह से है, A की वजह से और B की वजह से। तो अब यहाँ पर जो हम टर्म काम में लेते हैं वो टोटल प्रेशर काम में नहीं लेते, हम कहते हैं पार्शियल प्रेशर। क्या कहते हैं? पार्शियल प्रेशर। तो मैं कहूँगा PA और PB। इसका मतलब क्या है कि जो टोटल प्रेशर है वो किसकी वजह से है? गैस A और गैस B की वजह से। और A गैस की वजह से जो प्रेशर है उसको कहते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ A, और B गैस की वजह से जो प्रेशर है उसको हम कहते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ B। तो हेनरी लॉ क्या कह रहा है
कि जो आपके मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन का मतलब अब आपके दो गैस डिजोल्व होगी तो हम उसको मास में ना बता के मोल फ्रैक्शन बताते हैं। तो वो क्या कहता है कि जो मोल फ्रैक्शन है गैस ए का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, पी ए के। मतलब ए का प्रेशर जितना ज़्यादा होगा ए का मोल फ्रैक्शन उतना ही ज़्यादा होगा जो गैस डिजोल्व हो रही है। और दूसरा हम कहें कि जो बी है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, पी बी के। मतलब ये है कि गैस जो है उसका पार्शियल प्रेशर जितना ज़्यादा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। सॉल्युबिलिटी को हमने यहाँ किसमें बताया, मोल फ्रैक्शन में। अब ये क्वेश्चन क्या है, एट अ गिवन टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस। पहली बात तो ये किसकी बात कर रहा है, गैस की सॉल्युबिलिटी की बात कर रहा है। इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर। ये कह रहा है कि पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, पार्शियल प्रेशर के। दिस इज नोन एज, इसका सिंपल सा आंसर है हेनरी लॉ। सिंपल सा आंसर क्या है, हेनरी लॉ। तो मैंने आपको बताया था कि जब वो गैस की सॉल्युबिलिटी की बात करे और ये कहे कि जो गैस की सॉल्युबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, या अगर एक से ज़्यादा गैस है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पार्शियल प्रेशर के, तो वो किसका स्टेटमेंट है, हेनरी लॉ का। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इफ अ सॉल्यूशन कंटेन्स अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। अब देखिए यहाँ पर चीज़ क्या है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट की बात हो रही है। इट्स वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट विथ द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। दिस लॉ इज नोन एज। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा आंसर क्या है। पहले अगर फॉर्मूले की बात करें, ये क्या कर रहा है, इफ अ सॉल्यूशन कंटेन्स अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, इट्स वेपर प्रेशर, किसका, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ, ये इक्वल है किसके बराबर, प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, जिसको मैंने कह दिया P, विथ मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट, जिसको मैंने कह दिया X। अब ये जो PX है इसको आप नीचे चाहो तो कैपिटल N लिख दो। ये जो फॉर्मूला है कि आपके सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है, अगर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट आपने मिलाया किसमें, वॉलेटाइल सॉल्वेंट में, तो जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो किसके बराबर होता है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ये किसका स्टेटमेंट है, राउल्ट्स लॉ का स्टेटमेंट है। ठीक है, सिंपल स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट आपको मैंने बताया था थ्योरी के टाइम कि हेनरी लॉ के और राउल्ट्स लॉ के थ्योरेटिकल स्टेटमेंट भी आते हैं और उसके बेस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो देखिए दोनों क्वेश्चन हमने देख लिए, हेनरी लॉ का हमने न्यूमेरिकल भी देख लिया, थ्योरी स्टेटमेंट भी देख लिया, राउल्ट्स लॉ का हमने न्यूमेरिकल भी देख लिया और थ्योरी स्टेटमेंट भी देख लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सॉल्वेंट हैविंग मैक्सिमम KF वैल्यू अमंग द फॉलोइंग इज। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्ट मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, कोई कंसेप्ट काम नहीं आएगा, सीधे सीधे आपको याद होना चाहिए। तो अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको कई सारे सॉल्वेंट लिखवाए थे और कहा था कि इन सॉल्वेंट के लिए KF की वैल्यू ये है। और एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जो KF की वैल्यू होती है वो केवल और केवल सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है, सॉल्यूट पर डिपेंड नहीं करती। और सेम चीज़ अप्लाई होगी KB के लिए। ठीक है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट और एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। अब यहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो मैं है जितने मेरे पास अभी एग्जाम्पल है वो मैं आपको लिखवा रहा हूँ, और उसके अलावा अगर कोई एग्जाम्पल होगा तो वो मैं आपको क्वेश्चन के टाइम पे उसकी वैल्यू लिखवा दूंगा, किसकी, KF की। फिर मैंने आपसे कहा था कि आपको KF की वैल्यू याद नहीं करनी है, आपको सीक्वेंस याद करना है कि किसकी KF की वैल्यू कम है और किसकी ज़्यादा है। और मैंने आपसे कहा था कि कोई से भी 4 ऑप्शन आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि जो मैंने लिखवाए उसी में से आए, कुछ भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये देख लेते हैं कि भाई कौन कौन से हमने पढ़ रखे थे और कौन से नए हैं। क्वेश्चन है, द सॉल्वेंट हैविंग मैक्सिमम KF वैल्यू अमंग द फॉलोइंग इज। अब एक ऑप्शन है वाटर, एक ऑप्शन है इथेनॉल, बेंजीन और एसिटिक एसिड। जो मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई थी, जो थ्योरेटिकल वीडियो मैंने आपको बताया था, ठीक है, किसका, KF वाला, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वाला, वहाँ पर मैंने आपको ये दोनों बता दिए थे कि जो वाटर है और जो इथेनॉल है उसकी KF की वैल्यू कितनी होती है। तो वहाँ पर मैंने आपको लिखवाया था वाटर के KF की वैल्यू 1.856 होती है और इथेनॉल की KF की वैल्यू होती है 2। अब बाकी के जो 2 एग्जाम्पल हैं बेंजीन और एसिटिक एसिड, ये मैंने आपको नहीं लिखवाए थे। तो अब आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में आ गया है तो यहाँ पर मैं आपको इसकी वैल्यू बता देता हूँ कि बेंजीन के लिए KF की वैल्यू है 5.12 और एसिटिक एसिड के लिए KF की वैल्यू है 3.6। तो ये मैंने आपको थ्योरी में नहीं बताए थे, तो अब जहाँ पर आपने थ्योरी का मैटर लिख रखा है वहाँ पर ये 2 एग्जाम्पल भी ऐड कर लीजिए, ताकि आपको और एग्जाम्पल ऐड हो गए कि अब आपको और डिटेल में पता चल गया कि ये एग्जाम्पल है, किसकी कम है किसकी ज़्यादा है, ये आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि मैक्सिमम KF की वैल्यू किसकी, तो अब यहाँ पर चारों की वैल्यू लिखी हुई है, तो आपको दिख रहा है कि मैक्सिमम KF की वैल्यू किसके लिए है, C6H6 के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बेंजीन।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द पेयर ऑफ लिक्विड्स विच शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ इज। तो देखिए अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको थ्योरी वाले वीडियो में बताया था कि ये आइडियल सॉल्यूशन है, ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन, तो कॉम्बिनेशन आपके थे कि दो लिक्विड है तो वो दो लिक्विड मिलके आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे या आपके नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे, और नॉन आइडियल में से कौन से बनाएंगे, पॉजिटिव डेविएशन या नेगेटिव डेविएशन। ये मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल लिखवाए थे और फिर मैंने आपसे कहा था कि ये आपके नॉलेज का क्वेश्चन है या मेमोरी का क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपसे पूछेगा तो वो आपको याद होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन दे रखे बेंजीन एंड टोलुइन, कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसीटोन, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन एंड इथेनॉल एंड एसीटोन। तो इससे रिलेटेड आपके एक दो क्वेश्चन आ चुके हैं। एक मैच द फॉलोइंग मैंने आपको करवाया था और एक सिंपल क्वेश्चन था कि बेंजीन और टोलुइन जो है वो किस टाइप का सॉल्यूशन बनाते हैं, या एक डायरेक्ट सॉल्यूशन का एग्जांपल पूछा था। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि ये मैंने आपको डायरेक्ट थ्योरी में बता रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ M/30 यूरिया सॉल्यूशन एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड विल बी। तो सबसे पहली बात यह है कि जो यूरिया है ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो नॉर्मल होती है। नॉर्मल का मतलब वहाँ पर आपको वॉन्टर फैक्टर की अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसका इनडायरेक्ट मीनिंग ये है कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए वॉन्टर फैक्टर की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। वॉन्टर फैक्टर की वैल्यू क्या होती है, 1। तो यहाँ पर जो आप सिंपल फॉर्मूले पढ़ते आए हो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के, वही फॉर्मूले काम आएंगे। तो ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने के लिए फॉर्मूला होता है पाई इक्वल्स टू CRT, ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या दे रखा है, कंसंट्रेशन दे रखी है और टेम्परेचर दे रखा है, R नहीं दे रखा। फिर मैंने आपसे कहा था कि R गैस कांस्टेंट है, हालांकि सॉल्यूशन कांस्टेंट होता है लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू R के बराबर होती है, तो हम R लिख देते हैं। तो यहाँ पर R की वैल्यू नहीं दे रखी है, ये आपको याद होनी चाहिए। थ्योरी वीडियो में मैंने आपको R की अलग अलग यूनिट में अलग अलग वैल्यू लिखवाई थी। अब यहाँ पर जो आप देखेंगे ऑप्शन वो किस में है, एटमॉस्फेयर में। इसका मतलब आपको R की वो यूनिट लेनी है जिसमें एटमॉस्फेयर आता है। तो जब आप R की वो वाली यूनिट लेते हैं तो वो यूनिट में जो R की वैल्यू है वो होती है 0.0821। ठीक है, अब यहाँ पर R की यूनिट की अगर आप बात करें तो देखिए मान लीजिए कई बार आपको हो सकता है यूनिट याद हो या ना हो, लेकिन सिंपल सा एक बता देता हूँ कि आप यूनिट कैसे निकालोगे, PV इक्वल्स टू nRT। तो R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, PV अपॉन N इंटू T। तो यहाँ पर जब आप एटमॉस्फेयर के फॉर्म में आप बात करेंगे तो ये आपके प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, तो इसकी यूनिट आप लिख सकते हो लीटर एटमॉस्फेयर, क्योंकि ये ऊपर है, और नीचे क्या आ जाएगा, पर मोल पर केल्विन, ये यूनिट हो जाएगी। तो ये क्या हो गई, R की वैल्यू यूनिट के साथ, R की वैल्यू क्या हो गई 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल की। तो मैंने आपसे कहा था कि इस पे आपके अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर से। तो ये सिंपल सा डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया फॉर्मूला बेस, पाई इक्वल्स टू CRT। बस इंपॉर्टेंट बात ये कि R की वैल्यू अगर आपको याद नहीं है तो ये क्वेश्चन फिर आपसे सॉल्व नहीं होगा। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि वो R की वैल्यू दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है, तो वहाँ पर आपको R की वैल्यू याद होनी चाहिए विथ सेम यूनिट। अगर आप जूल वाली या दूसरी यूनिट लेंगे तो आपका आंसर सॉल्व नहीं होगा। अब यहाँ पर अगर मैं को पाई निकालना है तो पाई इक्वल्स टू C की वैल्यू क्या है, M/30। अब M/30 का मतलब है मोलैरिटी की फॉर्म में दे रखा है। किसके फॉर्म में दे रखा है, मोलैरिटी के फॉर्म में। मैं सिंपल लिख देता हूँ 1/30। ठीक है, यूनिट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मोलैरिटी की यूनिट है तो मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर। तो M का मतलब अगर मैं इसको मोलैरिटी के फॉर्म में लिखूं तो मैंने इसकी यूनिट क्या लिख दी, मोल पर लीटर। ठीक है, तो ये मैंने कह दिया M/30 है। उसके बाद R की बात करें तो R की वैल्यू हो गई 0.821, यूनिट क्या है, लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। और जो टेम्परेचर है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आपको न्यूमेरिकल में टेम्परेचर को हमेशा केल्विन में लेना है। तो 27 में आप 273 जोड़ेंगे तो 300 हो जाएगा। यहाँ लिख देता हूँ ऊपर थोड़ा सा 300 केल्विन। ठीक है, अब जब आप यूनिट को चेक करेंगे तो मोल से मोल कट गया, लीटर से लीटर कट गया, और केल्विन से केल्विन कट गया, केवल एटमॉस्फेयर रह गया। तो ये तो यूनिट सॉल्व हो गई क्योंकि आपके ऑप्शन एटमॉस्फेयर में दे रखे हैं। अब आप जब इसको न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे तो ये 0 से 0 कट गया और ये 3 से ये 10 आ गया। तो जब आप 0.821 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, सॉरी 0.0 था यहाँ पर, तो ये आपके है 0.0,
तो 0.0821 की जो वैल्यू थी उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 0.821। तो आपके आंसर क्या हो जाएगा सी, या थर्ड आप कह सकते हैं 0.821। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है बहुत सिंपल है, डायरेक्ट आपको न्यूमेरिकल में क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, लीस्ट सॉल्युबल गैस इन वाटर इज, पानी में सबसे कम घुलने वाली गैस कौन सी है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हाइड्रोजन और हीलियम। अब ये क्वेश्चन जो है 2 तरीके से सॉल्व हो सकता है, या तो आपको डायरेक्ट याद हो कि कौन सी गैस ज़्यादा सॉल्युबल होती है, कौन सी गैस कम सॉल्युबल होती है। लेकिन अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको थ्योरी में बताया था, जब मैं आपको हेनरी लॉ पढ़ा रहा था तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि हेनरी लॉ का फॉर्मूला होता है P = KH(x), ठीक है। KH क्या है, हेनरी लॉ कांस्टेंट। उसके बाद अगर आप KH का फॉर्मूला लिखेंगे तो ये आएगा P/x। और अगर आप अलग अलग गैस के लिए प्रेशर को कांस्टेंट कर दें तो आप ये कह सकते हैं कि KH इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x। इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि अगर KH की वैल्यू ज़्यादा होगी तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और मैंने आपको काफ़ी सारी गैस के लिए KH की वैल्यू भी लिखवाई थी, ठीक है। तो कंसेप्ट तो ये हो गया। अब डायरेक्ट अगर हम आंसर की बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा, हीलियम। आंसर क्या हो जाएगा, हीलियम। तो आपको मैंने थ्योरी में बताया था कि अलग अलग गैस के लिए KH की वैल्यू क्या होती है, आप थ्योरी वीडियो में जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्यूशन ए इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 1.80 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। अब मैंने आपसे कहा था कि जब वो आपसे कंसंट्रेशन की बात करेगा या ऑस्मोटिक प्रेशर निकलवाएगा तो वहाँ पर वो आपको सबका मॉलिक्यूलर वेट नहीं देने वाला, वो आपको याद होनी चाहिए। क्योंकि देखिए अगर आपको याद नहीं होगा तो आप कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट भी कर सकते हैं, लेकिन वो आपका क्या है, टाइम कंज्यूम करेगा। क्या करेगा, टाइम कंज्यूम करेगा। तो यहाँ पर ये कह रहा है सॉल्यूशन ए इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 1.80 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 100 ml ऑफ वाटर। तो यहाँ पर हम इसकी कंसंट्रेशन निकालनी है। आगे कह रहा है सॉल्यूशन बी इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 1.2 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड इन 200 ml ऑफ वाटर। यहाँ पर भी हमको इसकी कंसंट्रेशन निकालनी है। अब ये कह रहा है इफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ए एंड बी आर, ये कह रहा है कि दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर मैंने कहा पाई ए और पाई बी है, तो उनमें रिलेशन क्या होगा। सिंपल सा है, पाई = CRT। और अब यहाँ पर क्योंकि ये दे रखा है तो ये आपके, क्योंकि बाकी चीज़ कांस्टेंट है, बाकी चीज़ क्या है, कांस्टेंट है, मतलब आपके R कांस्टेंट है और टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो हम सिंपल सा कह सकते हैं कि पाई इज प्रोपोर्शनल टू C, ठीक है। तो आप कह सकते हो π2/π1 = C2/C1, या फिर आप कह सकते हो कि πA/πB = CA/CB, या उल्टा भी आप कर सकते हो, जैसे भी आप करना चाहो कर सकते हो। अब सबसे पहले मैं जो A सॉल्यूशन है उसके लिए कंसंट्रेशन निकालता हूँ CA। तो कंसंट्रेशन अगर मैं मोलैरिटी में निकालूं तो मोलैरिटी में कंसंट्रेशन कैसे निकलेगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो N आता है ऊपर। अब यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्ट तो दे नहीं रखे, तो मैं क्या लिखूंगा, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पर सॉल्यूशन का वॉल्यूम 100 ml दे रखा है, तो अगर 100 ml में दे रखा है तो ऊपर क्या आ जाएगा, 1000। अब ठीक है, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट इन ग्राम कितना दे रखा है, 1.80, कितना दे रखा है, 1.80 ग्राम। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ग्लूकोज के मॉलिक्यूलर वेट की, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। इसका जब आप मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो 180 आएगा। तो अभी थोड़ी देर पहले मैं आपसे यही कह रहा था कि अगर आपको याद है तो आपका टाइम बच जाएगा, और अगर आपको याद नहीं है तो आपका टाइम कंज्यूम भी होगा, और हो सकता है कि कैलकुलेशन में कोई गलती भी हो जाए। तो वहाँ पर आपको टाइम बचाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, याद करने पड़ेगा। जो कॉमन है आपके, जैसे यूरिया हो गया, ग्लूकोज हो गया, और एक आध एग्जाम्पल आ जाएंगे, वो आपको याद करने हैं, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट हटाने के लिए मैंने एक 0 नीचे लगा दिया, तो ये 1000 से 1000 कैंसिल आउट हो गया, और आप देखेंगे कि ये हो जाएगा 1/10। तो 1/10 का मतलब CA आपने क्या कहा, 0.1 m, ये मोलैरिटी आ गई किसकी, A की। फिर मैं निकाल देता हूँ CB, B के लिए मोलैरिटी,
तो सेम फॉर्मूला लगेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो देखिए बी की अगर बात करें, बी इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 1.2 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, वेट इन ग्राम अपन मॉलिकुलर वेट। वेट इन ग्राम मैंने लिख दिया 1.2 डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट। अब यहाँ पर मॉलिकुलर वेट जो होता है एसिटिक एसिड का वो होता है 60। ये आपको मैंने बताया था कि CH3COOH एसिटिक एसिड का मॉलिकुलर वेट 60 होता है। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर बेंजीन में है तो उसका डाइमराइजेशन हो जाता है, लेकिन यहाँ बेंजीन में तो दे नहीं रखा है, यहाँ सिंपल वाटर में दे रखा है। तो सिंपल हम मॉलिकुलर वेट कितना लिखेंगे 60 इंटू वॉल्यूम कितना दे रखा है 200 ml, तो नीचे 200 आ जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा 1000। अगर ये लीटर में दे रखा होता तो 1000 की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब आपने क्या करा, पॉइंट हटा दिया तो ये 0 आ जाएगा, 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट हो गए। उसके बाद 2 6 जा 12 और ये आपके हो गया 10। तो ये जो CB है ये भी कितना आ गया 0.1 m। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जो कंसंट्रेशन आ रही है CA और CB की वो क्या आ रही है बराबर। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि पाई A अपॉन पाई B इक्वल्स टू CA अपॉन CB इक्वल्स टू 1, क्योंकि दोनों बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि पाई A और पाई B क्या है बराबर है या इक्वल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। तो यहाँ पर बहुत सिंपल है, आपको क्या करना है पाई इक्वल्स टू CRT करके निकालना है। तो अब आपको R और T के मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि वहाँ पर 2 सॉल्यूशन दे रखे और कंपैरिजन पूछ रहा है। तो सिंपल सा रिलेशन लगेगा पाई इज प्रोपोर्शनल टू C। तो आपने कहा पाई A अपॉन पाई B इक्वल्स टू CA अपॉन CB। मुझे कंसंट्रेशन निकालनी थी, मैंने निकाल ली और उनका रिलेशन निकाल लिया। तो जो रिलेशन कंसंट्रेशन का आएगा वही रिलेशन आपके पाई का आ जाएगा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर इसने इलेक्ट्रोलाइट नहीं दिया है, सिंपल सॉल्व कराया है। अगर इलेक्ट्रोलाइट देता तो वहाँ पर आपको वॉन्ट ऑफ फैक्टर को भी काम में लेना पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है द मोलल फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट फॉर वाटर इज। अब देखिए वाटर के लिए मोलल फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट दे रखा है 1.86 डिग्री सेंटीग्रेड पर मोल, ठीक है। इफ 342 ग्राम ऑफ सुक्रोज इज डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम देन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन विल बी। अब यहाँ पर आपके जो फॉर्मूला काम आएगा वो आएगा डेल TF, क्या आएगा डेल TF इक्वल्स टू KF इक्वल्स टू, देखिए फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है, इक्वल्स टू KF इंटू M। ये फॉर्मूला काम आएगा आपके डेल TF इक्वल्स टू KF इंटू M। अब यहाँ पर इसने दे रखा है द मोलल फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट फॉर वाटर इज। अब यहाँ पर इसने मोलल फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। वो कितनी दे रखी है, हालांकि एक चीज़ है कि यहाँ इसने यूनिट में थोड़ी गड़बड़ कर दी है, खैर कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पर मोलल फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट की जो यूनिट है वो क्वेश्चन अलग से आता है, मैंने आपसे पूछ भी रखा है और एग्जाम में भी आ रखा है। तो यहाँ पर थोड़ा आपको देखना पड़ेगा कि इसकी यूनिट अलग दे रखी है, लेकिन कोई बात नहीं, जो दे दी कोई प्रॉब्लम नहीं हमें। KF की वैल्यू दे रखी है इनडायरेक्टली, और यहाँ पर M जो है मोललता है या मोलैलिटी है, उसको आपको निकालना पड़ेगा। क्या दे रखा है 342 ग्राम ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज का कितना दे रखा है वेट 342 ग्राम इज डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम देन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन विल बी। तो सिंपल सी बात है कि फ्रीजिंग पॉइंट पूछ रहा है, तो फ्रीजिंग पॉइंट कैसे निकालो, पहले आप डेल TF निकाल लो। तो जो डेल TF आएगा वो क्या आएगा, KF की वैल्यू कितनी है 1.86, ठीक है, इनटू मोलैलिटी कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब नंबर ऑफ मोल्स तो दे नहीं रखे, क्या करना पड़ेगा, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिकुलर वेट। वेट इन ग्राम कितना है 342, और अभी देखिए थोड़ी देर पहले हमने ग्लूकोज का पढ़ा था, तो ग्लूकोज का मॉलिकुलर वेट होता है 180 ग्राम या 180, सॉरी ग्लूकोज का जो मॉलिकुलर वेट होता है वो होता है 180। अब यहाँ पर सुक्रोज जो है एक तरह का उसका डाइमर होता है, तो 180 का जस्ट डबल होना चाहिए, लेकिन एक वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है निकल जाता है। तो यहाँ पर इसका मॉलिकुलर वेट जो है वो होता है 342। तो नंबर ऑफ मोल्स जब निकालेंगे वेट इन ग्राम पर मॉलिकुलर वेट, तो वेट इन ग्राम जो दे रखा है वो भी 342 दे रखा है, और जो मॉलिकुलर वेट है वो भी क्या है 342। अब नीचे जो दे रखा है 100 ग्राम दे रखा है, सॉरी 1000 ग्राम दे रखा है, तो 1000 ग्राम का मतलब 1 किलोग्राम होता है। अगर आप 1 किलोग्राम लिखते हैं तो ऊपर कुछ नहीं आता, और अगर आपने नीचे 1000 लिख दिया तो ऊपर आपको 1000 लिखना पड़ेगा। सिंपल सा है, ये सॉल्व हो जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा। अब आपके आ गया डेल TF जो आ गया वो आपके कितना आ गया 1.86। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब आप एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ते हैं, इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जो डेल TB होता है
क्या होता है, डेल टी बी वो पॉजिटिव होता है। और जब आप डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ रहे हैं, इसका मतलब फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो रहा है, कम। तो जो डेल टी एफ होता है वो क्या होता है, नेगेटिव। इसी वजह से जो के बी की वैल्यू आती है वो पॉजिटिव आती है और जो के एफ की वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है। हालांकि मैंने आपसे कहा था कि ये कई बार मेंशन नहीं करता है, लेकिन आपको ध्यान देने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब ये चीज़ें इंपॉर्टेंट क्यों हो गई है, क्योंकि आपके जो ऑप्शन है वो प्लस माइनस दोनों में है। तो यहाँ पर आपके जो फ्रीजिंग पॉइंट आएगा वाटर का, अब देखिए वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है ऑप्शन किस में दे रखे, डिग्री सेंटीग्रेड में। आपसे कोई पूछेगा भाई वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना है, तो आप कहोगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब 0 से कम हो रहा है, क्या हो रहा है, 0 से कम। तो यहाँ पर जो डेल टी एफ आ रहा है, एक्चुअल में अगर आप साइन नोटेशन देंगे तो के एफ की वैल्यू नेगेटिव में होती है, हालांकि इसने दे नहीं रखी, तो इसको आप माइनस करेंगे तो डेल टी एफ माइनस में आ जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि के एफ की वैल्यू एक्चुअल में नेगेटिव में होती है, ठीक है। तो माइनस करने से डेल टी एफ माइनस आ गया। अब क्योंकि जो ओरिजिनल फ्रीजिंग पॉइंट था वो 0 था और जो डिफरेंस आ रहा वो आ रहा -1.86, इसका मतलब ये हो गया कि आपके डेल टी एफ का मतलब क्या है कि आपने दो फ्रीजिंग पॉइंट में डिफरेंस निकाला, टी एफ माइनस टी एफ डैश, इसको आप ऐसे कर दो, ठीक है, टी एफ माइनस टी एफ डैश। तो यहाँ पर जो आ रहा है डिफरेंस वो आ रहा है नेगेटिव में, क्यों, क्योंकि जो बाद का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम है और जो स्टार्टिंग का है वो कितना है, 0। सिंपल सी बात है कि जो डिफरेंस है वही उसकी फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू होगी, लेकिन किस में होगी, माइनस में। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा -1.86, ठीक है। दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, इसलिए अगर आपके दोनों ऑप्शन सेम नहीं होते, जैसे यहाँ पर भी 1.86 है, यहाँ पर भी 1.86 है, तो फ्रीजिंग पॉइंट के केस में माइनस आएगा। अगर यही बॉइलिंग पॉइंट होता तो प्लस में आ जाता, ठीक है। दूसरी बात, अगर यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट है, क्योंकि वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो जो डिफरेंस है वो उसके वैल्यू के बराबर है। लेकिन अगर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता तो डिफरेंस जो होता वो बॉइलिंग पॉइंट में ऐड हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ये थोड़ा सा बेसिक से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सॉल्वेंट हैविंग मिनिमम के बी वैल्यू, क्या कह रहा है, मिनिमम के बी वैल्यू अमंग द फॉलोइंग इज। अभी देखिए इससे रिलेटेड हमने थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन देखा था के एफ से रिलेटेड। तो मैंने आपसे कहा था कि देखिए इसमें जो सॉल्यूशन वाला चैप्टर है उसमें दो चीज़ ऐसी है जो पूरी की पूरी आपके, आप कह सकते हैं रट्टालॉजी है या मेमोरी बेस है। वो क्या है, एक तो आपके टाइप ऑफ सॉल्यूशन कि भाई आइडियल सॉल्यूशन है या नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। आइडियल तो ठीक है, नॉन आइडियल में पॉजिटिव डेविएशन है या नेगेटिव डेविएशन है। एक तो वो एग्जांपल आपको याद रखने हैं। दूसरा, आपको के एफ और के बी की वैल्यू याद रखनी है अलग अलग सॉल्वेंट के लिए। जो मैंने आपको लिखवाई थी, मैंने कहा था ये तो आपको याद करनी है, सीक्वेंस याद करना है। लेकिन फिर मैंने आपसे कहा था कि जो मैंने थ्योरी में आपको लिखवाई है, जो एग्जाम में क्वेश्चन में जो ऑप्शन है सारे उसमें नहीं मिल रहे हैं। तो जब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो मैं आपको वैल्यू लिखवा दूंगा। तो देखिए यहाँ पर ये आपके 4 इसने सॉल्वेंट दे रखे हैं। अब चारों सॉल्वेंट के लिए मैंने जो वैल्यू है के बी की वो यहाँ लिख दी है, सॉल्वेंट और के बी की वैल्यू। इथेनॉल की बात करें तो 1.15 है, उसके बाद बेंजीन की बात करें तो 2.53 है, उसके बाद कार्बन डाइसल्फाइड की बात करें तो 2.34 है, और लास्ट में डाई इथाइल ईथर की बात करें तो 2.20 है। जो मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई थी उसमें केवल मैंने ये वाली वैल्यू आपको बताई थी। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए आपको कितनी सारी वैल्यू का ध्यान रखना है। मैंने भी कम से कम आपको 6-7 वैल्यू लिखवाई थी, उसके अलावा आप देखेंगे 3 नई वैल्यू आ गई है। तो वो जो थ्योरी आपने पढ़ी थी वहाँ पर आप उसको ऐड कर लीजिए, ये वाले ऑप्शन भी, तो उससे आपको और बेटर हो जाएगा कि ज़्यादा सॉल्वेंट आपकी रेंज में आ जाएंगे, तो उससे आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना और आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू पूछिए, तो मिनिमम वैल्यू जब आप चारों को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा मिनिमम किसकी है, इथेनॉल की। फिर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो मिनिमम के एफ और के बी की वैल्यू होती है वो नॉर्मली वाटर के लिए होती है, लेकिन क्योंकि ऑप्शन में वाटर नहीं है तो आंसर क्या हो जाएगा, इथेनॉल। ठीक है, एक चीज़ और है, जैसे अभी मैंने आपसे कहा कि जो के एफ है, के एफ की मैंने आपसे यूनिट भी पूछी थी, थ्योरी भी और क्वेश्चन भी सॉल्व कराया था। तो के एफ की जब आप यूनिट की बात करेंगे तो ये मोलैलिटी किस में होती है, मोल पर किलोग्राम, और ये केल्विन होता है। तो जब आप के एफ की यूनिट की बात करेंगे तो ये केल्विन और किलोग्राम मल्टीप्लाई में आ जाएगा और मोल किस में आ जाएगा, इनवर्स में। तो यहाँ पर इसने क्या करा है, डिग्री सेंटीग्रेड पर मोल दे रखा है, किलोग्राम इसने खा गया। खैर कोई बात नहीं, यहाँ पर इसकी यूनिट की बात नहीं हो रही है, लेकिन यूनिट इसने सही नहीं दी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड में ले रखा है, कोई बात नहीं। यहाँ पर आपने क्या करा, क्वेश्चन सॉल्व करा। कंसेप्ट क्या था कि जब आप के एफ की बात कर रहे हैं
या डेल TF की बात करें तो वैल्यू नेगेटिव में आएगी। ये आपको ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है हम इसको इग्नोर कर देते हैं क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब आपके ऑप्शन प्लस और माइनस दोनों में हो तो वहाँ पर आपको नेगेटिव साइन का ध्यान रखना है। किस केस में? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के केस में। बॉइलिंग पॉइंट के केस में ज़रूरत नहीं है क्योंकि वहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू आती है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए एक बात का आप ध्यान रखना, जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ेंगे ये जो क्वेश्चन वाले वीडियो है ये आपको अच्छे नहीं लगेंगे या आपको समझ में नहीं आएंगे। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप थ्योरी की वीडियो देखिए, और थ्योरी की वीडियो देखने के बाद जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपको लगेगा कि आप आसानी से इनको सॉल्व कर रहे हैं। देखिए जितने भी मैंने आपको आज क्वेश्चन कराए, फर्स्ट जो लास्ट वीडियो था वो तो आपके RPSC स्कूल लेक्चर के क्वेश्चन थे, और आज का जो वीडियो है उसमें मैंने आपको RPSC के डिफरेंट एग्जाम, मेनली आज के जो क्वेश्चन थे वो आपके पॉलिटेक्निक कॉलेज लेक्चर के एग्जाम के प्रीवियस क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और क्वेश्चन कराऊंगा ताकि कोई भी जो कंसेप्ट है आपका सॉल्यूशन का वो छूटना नहीं चाहिए और आपकी मैक्सिमम प्रैक्टिस हो जाए। नेक्स्ट वीडियो के बाद जो है हम नया यूनिट शुरू करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।